अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है, जो कि रिलेटेड है फ्लूइड मैकेनिक्स से। ठीक है, बेसिकली अगर हम चैप्टर को डिफ़ाइन करना चाहें, ये जो हमारा चैप्टर का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स, तो अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स in which we study about the motion of fluids। ठीक है, ये तो हो गई हमारी प्रॉपर डेफिनेशन कि फ्लूइड मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम फ्लूइड्स के मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, अब देखिए हमारे चैप्टर की जो नाम है उसमें मैकेनिक्स एक वर्ड है और एक वर्ड फ्लूइड है। तो देखिए मैकेनिक्स तो हमें पता है ना कि फ़िज़िक्स की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम मोशन को स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। और इससे पहले हमने नाम फ्लूइड लगा दिया है, तो यानी कि फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हमने फ्लूइड्स के मोशन को स्टडी करना है, दैट इज़ नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, अब सवाल यह है कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो कॉमनली जो हमारे पास लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर होती है या जो हमारे पास गैसेस होती हैं उनको हम कहते हैं गैसेस, और लिक्विड्स जो हैं ये फ्लूइड हैं। ठीक है, अब कौन सा अच्छा फ्लूइड है, कौन सा अच्छा फ्लूइड नहीं है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसको विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ टर्म्स के बारे में बात करेंगे जिसमें विस्कोसिटी भी एक टर्म होती है। ठीक है, अब देखें फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हम कहते हैं कि नॉर्मली जो है वो फ्लूइड्स रेस्ट पर होते हैं, या जो रेस्ट पर कोई भी चीज़ होती है तो हम उसके लिए स्टैटिक का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना। तो नॉर्मली जो स्टैटिक फ्लूइड्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करना आसान होता है, लेकिन जो मूव करते हुए फ्लूइड होते हैं, जो फ्लूइड्स मूव कर रहे होते हैं ना, हम कहते हैं डायनामिक्स। ठीक है, ये जो फ्लूइड डायनामिक्स है इसको स्टडी करना हमारे लिए मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है कि जब भी कोई फ्लूइड मूव कर रहा होता है तो मूविंग फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ स्टैटिक फ्लूइड से डिफरेंट होती हैं और उनके बारे में बात करना या उनके बारे में डिस्कशन करना हमारे लिए ज़रा मुश्किल होता है। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या बात इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट है, जो हम बार बार इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं, कि हम बात करेंगे कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट एन आइडियल फ्लूइड। ठीक है, इस चैप्टर में हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़ने हैं या जितने भी केसेस पढ़ने हैं ना, उसमें हम जो इम्पोर्टेंट बात एक पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि वी आर डिस्कसिंग या वी आर टेकिंग एन आइडियल फ्लूइड। ठीक है, अब आइडियल फ्लूइड की हमारे पास डिफरेंट करेक्टरिस्टिक होती है ना। कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक होती हैं? नंबर 1 तो हम कहते हैं कि जो आइडियल फ्लूइड है ना, दैट शुड बी नॉन विस्कस। ठीक है, आइडियल फ्लूइड को नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस का मतलब है उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 2 हम कहते हैं जो आइडियल फ्लूइड है ना उसे इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी है इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल क्या होता है कि आप फ्लूइड को कंप्रेस ना कर सके, मतलब आप उस पर प्रेशर अप्लाई करें तो आप फ्लूइड को मूव ना कर सके, मतलब जिस स्टेट में फ्लूइड है आपका फ्लूइड उसी स्टेट में रहे, आप फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन ना कर सकें, इसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और नंबर 3 जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो हम कहते हैं द फ्लूइड शुड बी इररोटेशनल। इररोटेशनल का मतलब ये होता है कि फ्लूइड जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, उसके अंदर किसी किस्म की रोटेशन प्रोड्यूस ना हो रही हो। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक आइडियल फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। इस चैप्टर में हमने जितने भी प्रोसेसेस पढ़ने हैं जिसमें बर्नौली इक्वेशन है या इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है या उसकी एप्लीकेशंस हैं, उन सब में हम बात करते हुए यही अजम्पशन लेकर चलते हैं कि वी आर कंसिडरिंग एन आइडियल फ्लूइड। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं। और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ये हमारी बर्नौली इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी की बेसिक्स है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस चैप्टर में आगे चलकर जो हमने टॉपिक पढ़ने हैं बर्नौली इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, तो उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो हम बताते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की बेस पे इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी डिराइव की जाती है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेस पर बर्नौली इक्वेशन हम डिराइव करते हैं। आगे चलकर फिर हम बर्नौली इक्वेशन की डिफरेंट एप्लीकेशंस को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है,
सो आज हमने बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा जो कि हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड था। अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो आपकी बुक में पेज नंबर 84 है नेशनल बुक फाउंडेशन का, और पेज नंबर 84 में स्टार्ट वाला पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ूंगी बिकॉज उसमें वो आपको जस्ट ये बता रहा है कि लिक्विड और गैसेस जो हैं ये हमारे पास फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं, और वो आपको डिफरेंट क्वेश्चंस बता रहा है। डिफरेंट क्वेश्चन से मुराद ये है कि वो आपसे कह रहा है कि आपने अक्सर जो है वो रनवे पर एरोप्लेन को चलते हुए देखा होता है, वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आपने अक्सर देखा होता है कि बैलून जो है वो हवा में उड़ रहा होता है, मूव कर रहा होता है, परिंदे हवा में उड़ रहे होते हैं। इसके अलावा आपने कॉमन डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखी होती है कि जब भी कहीं से पानी निकल रहा होता है ना, तो जो भी टैब है जिसमें से पानी आ रहा होता है, अगर उस टैब का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो पानी ज़्यादा प्रेशर से आ रहा होता है, और अगर उस टैब का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो पानी कम प्रेशर से आ रहा होता है। तो मतलब डेली लाइफ में जो आप फिनोमेना देखते हैं उन फिनोमेनास को एक्सप्लेन करने के लिए हम फ्लूइड मैकेनिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में वो आपको डेफिनेशन बता रहा है कि फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट फ्लूइड्स आइदर स्टैटिक और फ्लोइंग। स्टडिंग द फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज रिलेटिवली complex but analysis can be simplified by making a few assumptions such as fluid under consideration should be non-viscous, incompressible and its motion is steady. Its motion is steady का मतलब होता है कि continuous motion हो, मतलब मोशन में रुक के बॉडी मूव ना करिए। जो कांस्टेंट मोशन होता है ना उसे हम कहते हैं there is a steady motion। ठीक है, नेक्स्ट फिर वो हमें कह रहा है कि this analysis is further simplified by the use of two important conservation principle, conservation of mass, conservation of energy. The law of conservation of mass gives us equation of continuity while the law of conservation of energy is the basis of Bernoulli equation, or the equation of continuity and Bernoulli equation along with their numerous applications in everyday life including sport, transportation, technology and etc. मतलब ये जो दो इक्वेशंस आपने यूज़ करनी है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन, इनको यूज़ करके हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस में इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी मिसाल में वो आपको दे रहा है कि स्पोर्ट्स में, ट्रांसपोर्टेशन में या मेडिकल फील्ड में हम इन दोनों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उस पर बात करेंगे।